मुगल सल्तनत की शान, शहंशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य था। सोने और जवाहरातों की चमक के बीच बादशाह अकबर का तेज और भी प्रखर लग रहा था। हाल ही में कई बड़ी लड़ाइयां जीतने और पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी धाक जमाने के कारण अकबर के मन में अपनी अजेय शक्ति को लेकर गहरा अभिमान पनप उठा था। उन्हें लगने लगा था कि वे सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि स्वयं भाग्य विधाता है। एक गर्म दोपहर दरबार लगा हुआ था। तारीफों के पुल बांधने वाले चापलूस वजीरों से घिरे अकबर ने गर्व से छाती फुलाकर घोषणा की, मेरी शक्ति अनंत है। मेरे साम्राज्य में मेरी आज्ञा सूर्य, वायु और धरती तीनों मानते हैं। अगर मैं चाहूं तो मेरे राज्य में कोई पत्ता मेरी मर्जी के बिना अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ये सुनते ही दरबारियों ने जय जयकार शुरू कर दी। लेकिन बीरबल, जो एक कोने में शांत बैठे थे, इस अतिरंजित घमंड को देखकर चिंतित हो उठे। वो जानते थे कि बादशाह का ये अहंकार उन्हें अंधा बना रहा है और इस अभिमान को जल्द ही टूटना होगा। बीरबल ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार घमंड तोड़ने के लिए किसी राजा या वजीर की नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़े एक आम आदमी की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन सुबह बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और धीरे से कहा, जहांपनाह, आपकी शक्ति अपार है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये शक्ति आपके शाही महल की दीवारों के बाहर भी उतनी ही प्रभावशाली है। बीरबल ने बहाना बनाया कि वो बादशाह को एक ऐसी नई नहर योजना दिखाना चाहते हैं जिसका असर सीधा प्रकृति पर पड़ेगा। अकबर उत्सुकता और आत्मविश्वास से भरे हुए तुरंत सहमत हो गए। अगली सुबह दोनों साधारण वेशभूषा में घोड़े पर सवार होकर आगरा शहर से दूर एक देहाती इलाके की ओर निकल पड़े। शहर की भागदौड़ से दूर कुछ मील चलने के बाद उन्होंने एक खेत के किनारे रुककर देखा। वहां एक अधेड़ किसान धूप में पसीना बहाता हुआ पूरी लगन से अपनी जमीन जोत रहा था। वो अपने काम में इतना मग्न था कि उसे बादशाह की उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं हुआ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये वो व्यक्ति है जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से सूर्य, वर्षा और धरती पर निर्भर है। क्या आप अपनी आज्ञा से इसका काम रुकवा सकते हैं? अकबर ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक गहरी सांस ली। चलो, हम इस किसान की मर्जी को अपनी शाही इच्छा के सामने झुकने पर मजबूर करते हैं। अकबर ने अपने घोड़े से उतरने का इशारा किया और पूरे शाही अंदाज में किसान को ऊंची आवाज में संबोधित किया, ऐ किसान, रुक जा। बादशाह तुझे आदेश देता है कि इस खेत को तुरंत छोड़कर मेरे पास आ। किसान ने पहले तो अनसुना कर दिया, क्योंकि वो अपनी मेहनत में इतना मग्न था कि उसे लगा कोई राहगीर यूं ही बात कर रहा होगा। शाही आज्ञा का उल्लंघन देखकर अकबर का माथा ठनका। किसी ने उनके हुक्म की उपेक्षा कैसे कर दी? उन्होंने अपनी आवाज को और कड़ा किया, क्या तूने सुना नहीं? मैं हिंदुस्तान का शहंशाह अकबर हूं। ये मेरा हुक्म है कि तू अभी हल रोक दे। इस बार किसान ने अपनी पीठ सीधी की, हल रोका और धीरे से पीछे मुड़ा। उसने अकबर की ओर देखा। न उसके चेहरे पर भय था, न अधिक सम्मान। उसने बड़ी सहजता से कहा, माफ करना मालिक, अभी नहीं। मैं जानता हूं कि आप महान बादशाह हैं, पर सूरज मेरे लिए नहीं रुकता। अगर मैंने ये क्यारी समय पर नहीं जोती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आपका काम कुछ देर रुक सकता है, मेरा नहीं। अकबर को लगा जैसे किसी ने उनके राजसी अहंकार पर जोर का तमाचा मारा हो। उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनसे कहा था कि बादशाह का काम रुक सकता है, किसान का नहीं। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा गया। वो उस किसान को तत्काल दंड देने के लिए अपनी कमर से तलवार खींचने ही वाले थे कि बीरबल ने तुरंत स्थिति संभाली। जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा और किसान को संबोधित करने के बजाय अकबर की ओर मुड़े। क्या आपने सुना? इस व्यक्ति ने आपको रोका नहीं, बल्कि ये समझाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। आपकी ताकत हुक्म में है, पर इसकी ताकत इसकी जरूरत में है।
इसे आपसे डर नहीं लग रहा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का बोध है। अकबर ने रुककर बीरबल की बात सुनी और तलवार म्यान में डाल दी। उन्होंने किसान को देखा, जो अब फिर से अपनी धुन में हल चलाने लगा था। अकबर के मन में पहली बार संदेह उठा, क्या वाकई उनका राजसी हुक्म भूख के हुक्म से कमजोर पड़ गया था? उनके घमंड की नींव उस खेत की गीली मिट्टी की तरह अब दरकने लगी थी। अकबर ने लंबी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब वो अहंकार नहीं था, बल्कि गहन चिंतन था। बीरबल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गया था कि मेरी सल्तनत की नींव इन खेतों की उपज और ऐसे मेहनती लोगों की भूख पर टिकी है। मेरी ताकत केवल तभी है जब मेरे लोग पेट भरकर शांति से जी रहे हों। उन्होंने फिर उस किसान की ओर देखा। किसान अपनी फटी हुई धोती और कठोर हाथों से बिना किसी लागल पेट के अपना काम कर रहा था। उसके चेहरे पर बादशाह की ओर कोई शिकायत या लालच नहीं था। अकबर ने अपने खजांची को बुलाकर आज्ञा दी कि किसान को तत्काल 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, यह उसकी मेहनत का सम्मान है, न कि मेरे हुक्म को नजरअंदाज करने का जुर्माना। ये उसे उस ताकत को जारी रखने में मदद करेगा जो मेरी ताकत से कहीं अधिक सच्ची है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया था कि आज एक बादशाह ने अपने सिंहासन की ऊंचाई नहीं, बल्कि धरती की अहमियत को समझा है। अकबर का घमंड उस खेत की उपजाऊ मिट्टी में समा चुका था। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब पहले वाला दर्प नहीं, बल्कि एक नई विनम्रता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि असली ताकत तलवार या सोने के ढेर में नहीं होती। मैं मानता था कि मेरा हुक्म ही दुनिया चलाता है, पर यह किसान, ये धरती की भूख शांत करता है। मेरी सल्तनत इसके एक दाने के बिना भी नहीं चल सकती। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह, घमंड की दीवारें सबसे ऊंची होती है, पर उन्हें तोड़ने के लिए अक्सर एक सच्चे प्रयास की मामूली कुदाल ही काफी होती है। किसान को सम्मानपूर्वक विदा किया गया, जो अपनी पीठ पर स्वर्ण मुद्राओं का बोझ नहीं, बल्कि बादशाह के बदले हुए व्यवहार का मूल्य लेकर गया था। उस दिन से बादशाह अकबर ने अपनी प्रजा के परिश्रम का महत्व कभी नहीं भुलाया। उनका शासन पहले से कहीं अधिक न्यायपूर्ण और जमीन से जुड़ा हुआ बन गया, जहां सिंहासन की ऊंचाई से ज्यादा खेत की गहराई को सम्मान दिया जाता था। अकबर ने तब हर किसान के पसीने को अपने मुकुट के हीरे से अधिक कीमती समझा। अकबर ने कृतज्ञता से भरे नेत्रों से बीरबल की ओर देखा। उनका मुकुट अब भी जगमगा रहा था, पर उनके चेहरे पर अहंकार की बजाय एक गहरी शांति थी। बीरबल, अकबर ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, तुमने आज मुझे वो पाठ सिखाया है जो बड़े बड़े युद्ध और शाही खजाने नहीं सिखा सकते। सत्ता का शिखर भले ही आसमान छूता हो, पर उसका आधार हमेशा धरती में, इन मेहनती हाथों में निहित होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, घमंड की दीवारें मजबूत दिखाई देती हैं, पर वे केवल एक भ्रम है। अन्नदाता के श्रम के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। एक शासक तभी सफल होता है जब वो जानता है कि उसकी असली ताकत उसके प्रजा के संतोष और परिश्रम में है, न कि उसके खड्ग, तलवार की धार में। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, जो कुछ देर पहले बादशाह की असीम शक्ति का बखान कर रहे थे, अब मौन थे। उन्होंने पहली बार समझा कि सच्चा राजधर्म केवल आदेश देना नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े लोगों का सम्मान करना होता है। बीरबल ने बादशाह को उनकी सबसे बड़ी विजय, स्वयं पर विजय, दिलाई थी, और इस विजय का जश्न सोने चांदी से नहीं, बल्कि एक किसान के पसीने की कद्र से मनाया गया। अकबर ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब क्रूरता या घमंड का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि एक आत्मशुद्धि और गहरी समझ का भाव झलक रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में न तो विजेता की चमक थी, न ही ज्ञान का अहंकार।
बादशाह ने खड़े होकर उस किसान की ओर कदम बढ़ाया, जो अब भी राजदरबार की भव्यता और अचानक मिली प्रशंसा के बीच सहमा हुआ खड़ा था। मेरे भाई, बादशाह ने नम्रता से कहा, आज तुमने मुझे वो सबक सिखाया है जो मेरे सारे गुरु मिलकर नहीं सिखा पाए। मेरा सिंहासन मेरे सैनिकों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पसीने और तुम्हारी मेहनत से टिका है। अकबर ने किसान को सम्मानपूर्वक खड़ा किया और तुरंत उसे उसके खेत के लिए शाही खजाने से 100 मोहरें भेंट की। पर इससे भी बड़ा इनाम यह था कि बादशाह ने उसी क्षण ये आदेश जारी किया कि साम्राज्य की किसी भी नीति का निर्माण करने से पहले उसका सीधा प्रभाव जमीन से जुड़े लोगों पर क्या पड़ेगा, इस पर अवश्य विचार किया जाएगा। उस दिन से अकबर का शासन केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में न्यायपूर्ण और प्रजाहितैषी भी बन गया। ये बीरबल का सबसे सफल पाठ था। ये घटना अकबर के मन पर एक अमिट छाप छोड़ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पहले से कहीं अधिक गर्व भी हुआ। अगले दिन उन्होंने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया और प्रेम पूर्वक गले लगाया। मित्र बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सोचा था कि मेरी सत्ता सूर्य है, पर तुमने दिखाया कि मैं तो केवल उस धरती का एक हिस्सा हूं जिसे मेहनत से सींचा जाता है। 100 मोहरें तो केवल किसान को मिली, पर असली ज्ञान का धन मुझे मिला। मेरा घमंड अब मिट्टी हो चुका है। बीरबल हमेशा की तरह विनम्र मुस्कान के साथ झुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये मेरी नहीं, बल्कि उस किसान के पसीने की जीत है। राजमहल के गुंबद जितने ऊंचे होते हैं, उन्हें उतना ही जरूरी हो जाता है कि वे अपनी नींव को न भूलें। उस दिन से अकबर ने केवल राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सेवक के रूप में भी शासन करना सीखा, और बीरबल की जगह बादशाह के दिल में और भी मजबूत हो गई। इस घटना के बाद बादशाह अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस किसान को दरबार में विशेष सम्मान दिया जाए। उन्होंने न केवल उसे इनाम दिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य की नीतियां बनाते समय खेती और किसानों की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अब अकबर जब भी किसी शाही फरमान पर हस्ताक्षर करते, तो उन्हें तुरंत उस सूखे पेड़ और उस किसान की कड़ी मेहनत याद आती, जिसने उन्हें सिखाया था कि वास्तविक शक्ति हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि पोषण करने और संभालने में निहित है। बीरबल ने देखा कि उनके बादशाह अब पहले से कहीं अधिक न्यायप्रिय और धैर्यवान हो गए हैं। अकबर अब अक्सर भेष बदलकर प्रजा के बीच जाते और उनकी कठिनाइयां समझते। वो घमंड जो एक दिन पहले तक उनके ताज पर बोझ था, अब उतर चुका था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने राजशाही को स्थिरता और मानवता प्रदान की, और ये कहानी सदियों तक ये बताने के लिए सुनाई गई कि सबसे शक्तिशाली राजा को भी मिट्टी से जुड़े एक साधारण इंसान से कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। समय बीतता गया और अकबर का दरबार अब पहले से कहीं अधिक खुला और न्याय संगत हो चुका था। बीरबल की सीख उनके हर निर्णय में झलकती थी। जब भी कोई दरबारी राजा की अत्यधिक प्रशंसा करता, तो अकबर तुरंत उस किसान की कहानी याद करते, जिसने उन्हें सिखाया था कि अन्न का एक दाना भी उनके शाही खजाने से अधिक मूल्यवान है। एक अवसर पर एक अमीर साहूकार ने एक गरीब किसान की जमीन जबरन हथिया ली। पुराना अकबर शायद साक्ष्य और कानून की जटिलताओं में उलझता, लेकिन अब उन्होंने मिट्टी की कीमत समझ ली थी। अकबर ने साहूकार को कड़ी फटकार लगाई और किसान को उसकी भूमि वापस दिलवाई। उन्होंने कहा, जिस हाथ में हल चलाने का बल हो, वो हाथ हुक्म चलाने वाले ताज से ज्यादा पवित्र होता है। इस घटना ने पूरे राज्य में ये संदेश फैला दिया कि बादशाह अब केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि जनसेवक भी बन गए हैं। राज्य में उनकी नई छवि को देखकर अकबर का आत्मविश्वास तेजी से बढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा राजधर्म सिर्फ हुकूमत करना नहीं, बल्कि आम जनता के लिए जीना है। इस नई समझदारी के साथ अकबर के दिल में एक नया और सूक्ष्म घमंड पनपने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनका न्याय और विवेक अब इतना अचूक हो गया है
कि वो स्वयं प्रकृति या भाग्य के रहस्यों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक शाम जब शाही दीवान-ए-खास में महफिल जमी थी, अकबर ने आत्मविश्वास से लबालब आवाज में कहा, बीरबल, अब मुझे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास है। मैंने इंसान के दुख दर्द पर तो विजय पाली है। अब ये बताओ, क्या कोई ऐसी बात है जो इस बादशाह की इच्छा के विरुद्ध हो सकती है? बीरबल ने बादशाह की आंखों में ये अभिमान स्पष्ट देखा। वो समझ गए कि राजा का घड़ा अब ज्ञान से नहीं, बल्कि अहंकार की सफलता से भर रहा है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आपकी ताकत महान है, पर इस दुनिया में एक शक्ति ऐसी भी है जो आपके आदेश का पालन नहीं करती। ये सुनकर अकबर चौंक उठे और चुनौती स्वीकार करते हुए बोले, वो कौन सी शक्ति है? उसे मेरे सामने लाओ, बीरबल। बीरबल ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े और धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, वो शक्ति न कोई दैत्य है और न ही कोई विद्रोही सूबेदार। वो शक्ति है आवश्यकता, नेसेसिटी, और काल, टाइम। आपकी दौलत हर चीज खरीद सकती है, पर वो किसी भूखे को ये आदेश नहीं दे सकती कि वो भूख महसूस न करे, और न ही किसी को बीते हुए समय को वापस लाने को कह सकती है। अकबर ने तिरस्कार भरी दृष्टि से बीरबल को देखा। तुम बातों को घुमा रहे हो, बीरबल। मैं इस संसार के हर प्राणी की आवश्यकता पर विजय पा सकता हूं। तुम सिद्ध करो कि मेरी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ हो सकता है। अवश्य, जहां पनाह। इसके लिए हमें आपके सबसे साधारण और मेहनती प्रजाजन की जरूरत होगी। बीरबल ने प्रस्ताव रखा, मेरा अनुरोध है कि कल सुबह आप एक ऐसे किसान को दरबार में हाजिर करवाएं जो अपनी मेहनत की रोटी खाता हो। हम उस किसान को एक ऐसा आदेश देंगे जिसे वो अपनी पूरी शक्ति से भी चाहकर पूरा नहीं कर पाएगा। इससे आपको ज्ञात होगा कि बादशाह का बल कहां तक सीमित है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, यदि तुम्हारा यह साधारण किसान मुझे गलत सिद्ध कर सका, तो मैं मानूंगा कि संसार में मेरी इच्छा से भी बड़ी कोई शक्ति है। तुरंत दरबारियों को राज्य के सबसे गरीब और मेहनती किसान को अगले दिन दरबार में लाने का हुक्म दिया गया। अगली सुबह दीवान-ए-खास में माहौल एकदम गंभीर था। दरबारी उत्सुकता और फुसफुसाहट के साथ अपनी जगह पर बैठे थे, ये जानने को बेचैन कि आखिर बीरबल ने बादशाह की शक्ति की परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई है। कुछ ही देर में सिपाही एक किसान को लेकर दरबार में हाजिर हुए। किसान के शरीर पर खेती की मिट्टी लगी थी और उसके हाथ मेहनत के कारण फटे हुए थे। वो बादशाह के सम्मुख खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, पर आंखों में सादगी झलक रही थी। बादशाह अकबर ने अपने ऊंचे सिंहासन से नीचे खड़े किसान को देखा। उनके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ओ किसान, तुम मेहनतकश हो, इसलिए तुम्हारी मेहनत की कद्र है। लेकिन आज हम तुम्हें एक ऐसा आदेश देते हैं जिसे न मानना तुम्हारी क्षमता से बाहर होगा। अकबर ने अपने हाथ की बेशकीमती हीरे जड़ी अंगूठी उतारी और उसे किसान के ठीक सामने जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने रौबदार अंदाज में कहा, हमारा हुक्म यह है, तुम अपनी पूरी इच्छा शक्ति और बल का प्रयोग करके ये साबित करो कि तुम इस अंगूठी को उठाना नहीं चाहते हो। जाओ, शुरू करो। बीरबल एक तरफ शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब किसान के सामने एक असंभव द्वंद्व था। किसान की आंखें जमीन पर पड़ी अंगूठी से हट ही नहीं पा रही थी। उसका माथा पसीने से भीग गया। उसके मन में लालच और आज्ञाकारिता का भयंकर युद्ध चल रहा था। एक क्षण को उसे लगा कि वो झपटकर अंगूठी उठा ले और दरबार से भाग जाए, लेकिन अगले ही पल बादशाह का रौबदार चेहरा उसे रोक लेता। वो कांपते हुए घुटनों के बल झुका। अंगूठी से कुछ ही इंच दूर उसने जमीन को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया, मानो वो अपनी इच्छा शक्ति को शारीरिक रूप से काबू करने की कोशिश कर रहा हो। जहां पनाह, उसकी आवाज में दर्द था। ये हीरा मेरी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसे उठाने की इच्छा को दबाता हूं तो मैं भूखा मरूंगा।
और अगर मैं उठा लेता हूं तो आपकी आज्ञा टूटती है। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़े उस अंगूठी और किसान के बीच में अपना साधारण लकड़ी का डंडा धीरे से टिका दिया। बीरबल ने अत्यंत शांत भाव से किसान की ओर देखा और फुसफुसाए, किसान भाई, बादशाह ने तुम्हें बल और इच्छा शक्ति का प्रयोग करने को कहा है। उन्हें दिखाऊं कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। बीरबल के ये शब्द सुनते ही किसान के चेहरे पर छाई असमंजसता अचानक दूर हो गई। उसने गहरी सांस ली, डंडे को एक तरफ हटाया और ऐसा काम किया जिसकी कल्पना अकबर ने भी नहीं की थी। किसान ने अंगूठी की ओर देखा, फिर धीरे से अपना जूता उठाया और अत्यंत अनायास भाव से उस चमकती वस्तु को धूल में और दूर खिसका दिया। उसने अंगूठी को उठाया नहीं, बल्कि अपने बल, इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उसे उस दायरे से ही बाहर कर दिया जहां बादशाह की आज्ञा प्रभावी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अंगूठी, जो अब मिट्टी में लगभग छिप चुकी थी, बादशाह की निरर्थक होती आज्ञा का प्रतीक बन गई। शांत खड़ा होकर किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरी इच्छा थी कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन किए बिना अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकूं। आपकी आज्ञा इसे उठाने से रोकने तक ही सीमित थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा इसे ठुकराने की थी। एक किसान की इच्छा, भूख और स्वाभिमान सोने की एक छोटी अंगूठी या किसी बादशाह की आज्ञा से कहीं बड़ी होती है। अकबर का चेहरा लाल पड़ गया। उनका अहंकार, जो अभी तक आसमान छू रहा था, एक झटके में उस धूल भरी जमीन पर आ गिरा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी राजसी आज्ञा उस किसान की साधारण इच्छा शक्ति के सामने कितनी तुच्छ थी। उन्होंने सिर झुका लिया। तब बीरबल ने हस्तक्षेप किया। बीरबल ने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, सत्ता और शक्ति के बीच का अंतर यही है। आपकी आज्ञा केवल बाहरी व्यवहार को नियंत्रित कर सकती थी, किंतु मनुष्य की आंतरिक इच्छा शक्ति को नहीं। उस किसान की भूख और उसका आत्मसम्मान उस अंगूठी के सोने से कहीं अधिक चमकदार था, और इसीलिए वो आपकी आज्ञा के घेरे में आने से पहले ही अपनी इच्छा के घेरे में चला गया। अकबर ने सिर उठाया और किसान की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब राजसी अहंकार की जगह पश्चाताप था। तुम सही कहते हो, बीरबल, बादशाह ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा। मैंने अपनी ताकत के नशे में इंसान की सबसे बड़ी दौलत, उसकी इच्छा और स्वाभिमान को कम आंका। मेरी हुकूमत केवल शरीर को झुकवा सकती है, आत्मा को नहीं। उन्होंने तुरंत उस किसान को भारी इनाम देने की घोषणा की और दरबार में सबके सामने स्वीकार किया कि आज उनकी सबसे बड़ी हार में उनकी सबसे बड़ी जीत छिपी थी। बादशाह ने आदरपूर्वक उस किसान को विदा किया और फिर गहरी कृतज्ञता के साथ बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने मुझे वो पाठ पढ़ाया है जो कोई युद्ध, कोई संधि या कोई खजाना नहीं पढ़ा सकता था। तुमने ये सिद्ध किया कि मिट्टी से जुड़ा एक साधारण मनुष्य भी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी निहत्था कर सकता है। बीरबल ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी महानता है कि आप सत्य को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। मेरी युक्ति केवल एक दर्पण थी। उसमें जो छवि दिखी वो आपकी ही आत्मा की थी। उस दिन के बाद अकबर की शासन शैली में एक गहरा बदलाव आया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना छोड़ दिया और लोगों की इच्छाओं तथा स्वाभिमान का सम्मान करना अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझा। दरबारियों ने महसूस किया कि उनके सम्राट का सिंहासन भले ही ऊंचा था, लेकिन उनका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ था, और यही सच्ची शाही ताकत थी। बीरबल ने कभी भी उस किसान का नाम लेकर अपनी जीत का बखान नहीं किया। उनके लिए ये केवल एक आवश्यक पाठ था, जिसे उन्होंने अत्यंत विवेक और विनम्रता से पढ़ाया था। दरबार में अब बीरबल का सम्मान पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। वो हंसी मजाक करने वाले विदूषक नहीं,
बल्कि सम्राट की अंतरात्मा के संरक्षक बन गए थे। अकबर ने स्वयं ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी शक्ति का असली स्रोत प्रजा के प्रेम में पाया, न कि अपनी सेना या धन में। उन्होंने बीरबल को अपना अभिन्न मित्र और सच्चा मार्गदर्शक घोषित किया। उस घटना ने उनके मन पर ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ा कि जब भी कोई नया सूबेदार या शासक दरबार में आता, अकबर उन्हें उस किसान की बात याद दिलाते। ये सिद्ध करता था कि अहंकार भले ही एक दिन की प्यास हो, परंतु विनम्रता हमेशा की नदी है जो राज्य को जीवन देती है। इस तरह बीरबल ने केवल अकबर का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के शासकों का अभिमान भी एक साधारण किसान की बुद्धिमानी से तुड़वा दिया। उस किसान को, जिसकी सीधी बात ने सम्राट का हृदय परिवर्तित किया था, अकबर ने बुलाकर सम्मानित किया। बादशाह ने उसे स्वर्ण मुद्राएं और एक बड़ी जागीर देने का प्रस्ताव रखा, परंतु किसान ने बड़ी विनम्रता से दोनों लेने से इनकार कर दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हमारी खेती मिट्टी से चलती है, अहंकार से नहीं। हमने तो केवल वही किया जो एक नागरिक का कर्तव्य है, सम्राट को दर्पण दिखाना। ज्ञान या सत्य का कोई मूल्य नहीं होता। किसान के इस त्याग और निस्वार्थ उत्तर ने अकबर को और भी अधिक प्रभावित किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान थी। बीरबल ने संकेत से कहा कि सच्चा बल सेना में नहीं, बल्कि विचार की निर्मलता में निहित होता है। उस दिन से अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल शासक और मंत्री का नहीं रहा, बल्कि दो ऐसे साधकों का बन गया जो शासन को सेवा का माध्यम मानते थे। दरबार में अब केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानवीय मूल्य और विनम्रता की चर्चाएं भी होने लगी। अकबर ने तुरंत उस किसान को सम्मान के साथ सिंहासन के पास बुलाया, उसे बहुमूल्य उपहार दिए और सार्वजनिक रूप से अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने भरे दरबार में कहा, बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि मेरी बादशाहत की नींव सोने और शस्त्रों पर नहीं, बल्कि मेरे लोगों के नैतिक बल और उनकी निस्वार्थ भावना पर टिकी है। मैंने स्वयं को इतना शक्तिशाली मान लिया था कि सत्य और सादगी को तुच्छ समझने लगा। उन्होंने किसान के सामने झुकते हुए कहा, तुम्हारी एक सरल बात ने मेरी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा हटा दिया। उस दिन के बाद जब भी अकबर को सत्ता का मद घेरता, तो उन्हें उस किसान का शांत, दृढ़ चेहरा याद आ जाता। वो समझ गए थे कि सच्चा सम्राट वही है जो अपनी प्रजा के सामने झुकना जानता हो। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल राजा का घमंड तोड़ा, बल्कि साम्राज्य की आत्मा को भी शुद्ध कर दिया, और इतिहास